Good morning, all of you. Today we are starting the second chapter of third unit, and name of the topic is ये थर्ड बी है आपके पास सेकेंड चैप्टर ऑफ थर्ड यूनिट. नेम ऑफ द टॉपिक इज चैप्टर इज फोर्सेस ऑन charged particles in electric and magnetic fields. ये आपके पास जो चार्ज पार्टिकल्स है मतलब जिन पे चार्ज होगा वो अगर इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होंगे तो उनके ऊपर क्या फोर्स लगेगा वो हमें स्टडी करना है. फोर्सेस ऑन चार्ज पार्टिकल्स इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स. वो इस क्लियर है ना. अब देखिए इस यूनिट के अंदर जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा, फर्स्ट टॉपिक है आपके पास मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल. मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल in a uniform electric field. In a uniform electric field. देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड को हम राइटिंग EF. तो ये टॉपिक हमें स्टडी करना है एंड फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आई एम टेलिंग यू दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एग्जाम में हमेशा ये टॉपिक इसके ऊपर डेरिवेशन आ जाती है आपके पास, तो बहुत अच्छे से करना है हमें ये और बहुत अच्छे से समझना भी है. तो हमें क्या शो करना है, हमें ये बताना है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल है and if this charge particle is moving in a uniform electric field तो उसका मोशन कैसा होगा वो हमें देखना है. क्लियर. तो देखिए सबसे पहले सपोज करते हैं कि हमारे पास क्या है, एक चार्ज पार्टिकल है जिसका मास है m. उसके ऊपर जो चार्ज पार्टिकल है वो उसके ऊपर चार्ज है +q एंड ये v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है अलोंग OX. अभी देख रहे हो, देखिए ये जो मैग्नेटिक फील्ड है बेटा ये कुछ ऐसे है आपके पास. ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी डायरेक्शन क्या होती है बताइए. मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होगी. यस कोई बताएगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन. तो ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है ऐसे, पॉजिटिव टू नेगेटिव है, नेगेटिव टू पॉजिटिव. यस तमन्ना, हेमलता, प्रियंका, कोमल, पॉजिटिव टू नेगेटिव. तो ये हमने क्या बनाया है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया है जिसकी डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव टू नेगेटिव है. क्लियर. तो ये कुछ इस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आप कहीं पे भी कोई भी पॉइंट लोगे सब जगह आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी मतलब स्ट्रेंथ क्या मिलेगी, सेम मिलेगी. तो यहाँ पे पॉजिटिव होगा, नीचे सारे के सारे चार्जेस यहाँ पे नेगेटिव होंगे. तो यहाँ पे हम दिखा देते हैं दिस इज नेगेटिव और यहाँ पे ये है पॉजिटिव. क्लियर बेटा. और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डिस्टेंस है वो कितने डिस्टेंस में है, यहाँ तक इतने डिस्टेंस में है जिसको हमने एक्सिस से शो किया है. क्लियर. ये आपके पास ओरिजिन से होते हुए हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहे हैं. देखिए ऐसे ये हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दी है ऐसे. क्लियर. और यहाँ पे हमने एक स्क्रीन बनाया है. ये यहाँ पे आपके पास एक स्क्रीन है ये जस्ट लाइक दिस. तो ये हमारे पास डायग्राम, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है. इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमें मोशन शो करना है किसका, एक चार्ज पार्टिकल का. चार्ज पार्टिकल के ऊपर चार्ज कितना है, +q है. अब ये चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से मूव करेगा अलोंग OX. देखिए ये आपके पास O है और ये आपके पास X है. ये स्क्रीन है आपके पास A. ये इस स्क्रीन, ये कंप्लीट स्क्रीन है स्ट्रेट लाइन जिसको आप PQ से शो कर दीजिए. ये स्क्रीन पे एक पॉइंट है A और ये है OX.
तो OX के अलोंग v वेलोसिटी से एक चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, मूव करेगा। अगर यहाँ पे सपोज कीजिए यहाँ से इस चार्ज पार्टिकल ने चलना शुरू किया और इफ यहाँ पे दिस इलेक्ट्रिक फील्ड वाज नॉट प्रेजेंट, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के एब्सेंस में जो ये चार्ज पार्टिकल होता वो यहाँ से चलना शुरू करता और सीधा जाता और इस स्क्रीन को कहाँ पे हिट करता, पॉइंट ए के ऊपर। ये होता इस चार्ज पार्टिकल का मोशन इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बात समझ गए? बट नाउ सिनेरियो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, हमें इसका मोशन स्टडी करना है इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए सपोज तो चार्ज पार्टिकल है, उसको हमने उसका जो मोशन है, इट्स मोशन इज सब्जेक्टेड टू ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। दैट मीन्स इसका जो मोशन है वो किसी फोर्स के इफेक्ट के अंडर है, और कौन सा फोर्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स है। तो हमें इसके मोशन को स्टडी करना है। तो देखिए ये पार्टिकल कुछ ऐसे जाएगा, ये डायरेक्शन होगी, लेकिन जैसे ये पार्टिकल यहाँ पे जाएगा तो इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा। पार्टिकल के ऊपर चार्ज कैसा है, प्लस, यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्लस है और ऊपर कौन सा है, माइनस है। तो इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर एक फोर्स लगेगा, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगेगा उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, जल्दी बताएं। चार्ज है Q और इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी अगर हम E ले लें तो फोर्स का मैग्नीट्यूड, फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, QE। हाँ ठीक है बेटा, यस तमन्ना राइट। फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल कितना होगा, Q इंटू E। ये क्लियर है? तो ये जो फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स इस पार्टिकल के मोशन के ऊपर, उसकी वजह से जो इसकी डायरेक्शन होगी वो E के अलोंग होगी, ठीक है, क्योंकि इस पे चार्ज है प्लस, यहाँ पे है माइनस, तो माइनस चार्ज इसको अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। और देखिए बेटा इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इसका मोशन ऐसे स्ट्रेट, इसको तो OA के अलोंग जाना चाहिए, लेकिन OA के अलोंग नहीं जाएगा, ये ड्रिफ्ट होता जाएगा। किसकी वजह से, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होने की वजह से ये कुछ इस डायरेक्शन में ड्रिफ्ट होता जाएगा। देखिए ये स्ट्रेट ना जाके, देखिए धीरे 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 यहाँ पे ये यहाँ तक क्या हो गई है, इसकी OY, अगर यहाँ पे हम ले लें कि ये Y एक्सिस है, ये वाला आपका, ये Y एक्सिस के अलोंग क्या हो गया है, ये ड्रिफ्ट हो गया है। और यहाँ तक इस इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रॉस करते करते यहाँ पे एक डिस्प्लेसमेंट आ गई है, कितनी, Y की, इसके अलोंग, Y एक्सिस के अलोंग। बात समझ रहे हो? इसका मोशन X एक्सिस के अलोंग तो है ही, यहाँ पे देखिए ये यहाँ से यहाँ तो आया ही है, लेकिन साथ में इसका डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो अलोंग Y एक्सिस। Y एक्सिस के अलोंग भी इसका डिस्प्लेसमेंट है, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो इट इज डिस्प्लेस्ड अलोंग द Y एक्सिस थ्रू ए डिस्टेंस y। ये चीज सबको क्लियर है? जैसे ही ये देखिए ये जो O से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, इस पॉइंट को अगर हम B मान ले, तो O से जो B का डिस्टेंस है बेटा, ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये कुछ ऐसे लाइन है, ठीक है, पैराबोला की शेप में। ये जो इसका मोशन है इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड वो कैसा है, पैराबोला, पैराबोलिक मोशन है इसका। जैसे ही ये मैग्नेटिक फील्ड से बाहर जाएगा, इसका मोशन वुड बी अ स्ट्रेट लाइन लाइक दिस, ऐसे। और ये इस स्क्रीन को C पॉइंट पे क्या करेगा, हिट करेगा। ये डायग्राम समझ आया? इसमें हमने क्या किया, इसको रटने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी, अब समझ आ गया है। इसका मोशन के लिए जो डायग्राम मिलेगा वो कुछ ऐसा डायग्राम मिलेगा आपको बुक्स में। टिंकू ये क्लियर है कि ये कैसे हमने किया? ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ पे सारे पॉजिटिव चार्जेस है, ऊपर की डायरेक्शन में जहाँ पे आपके एरोस शो कर रहे हैं वहां पे नेगेटिव साइन है, आपके पास नेगेटिव चार्ज यहाँ पे एक्यूमुलेट हो गए हैं। जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी देखिए वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है। तो यहाँ से अगर O से कोई चार्ज पार्टिकल चलना शुरू करेगा, तो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता तो उस केस में ये सीधा जाता ऐसे स्ट्रेट, और इस स्क्रीन को A पॉइंट पे हिट करना था। बट ये जो मोशन है चार्ज पार्टिकल का वो किसके अंडर है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है। तो ये जो मोशन होगा वो धीरे धीरे इसके ऊपर, इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लगेगा, क्योंकि चार्ज पार्टिकल पे चार्ज कैसा है, प्लस का,
और ये नेगेटिव साइन इसको अपनी तरफ क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो देखिए ये एक पैराबोला की शेप में कुछ ऐसे रहेगा ये, और जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर निकलेगा इसका मोशन एक स्ट्रेट लाइन होगा। क्लियर, जैसे यहाँ पे होना चाहिए था। तो ये है। अब हमें ये समझना है कि इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स लगा मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, दैट फोर्स इज दिस मच, F इक्वल टू क्यू इंटू ई। ये क्लियर है। एंड इट इज डायरेक्टेड अलोंग ई, ई के अलोंग ये क्या हो गया है, डायरेक्ट हो गया है। और ये देखिए ओ वाई के अलोंग इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, ये वाई इज इट्स डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए बेटा ओ वाई के अलोंग जो एक्सेलरेशन है, क्योंकि F इज इक्वल टू क्या है, m इंटू ए, क्योंकि फोर्स लग रहा है, मास है इस पार्टिकल का कुछ, तो एक्सेलरेशन भी क्रिएट होगी यहाँ पे। तो F इज इक्वल टू एम ए, ये भी हमें पता है। अगर दोनों को इक्वेट कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा, एम ए इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स लग रहा है और उस फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन क्रिएट हो रही है वो दिस मच एक्सेलरेशन। एंड इफ वी वांट टू फाइंड आउट कि व्हाट इज द एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन कितनी प्रोड्यूस होगी, वो होगी क्यू ई बाई एम। ये चीज सबको क्लियर है। तो दिस इज द एक्सेलरेशन produced in the particle due to the effect of electric field on this charge particle। कि इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लग रहा है, जिसकी वजह से इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो ओ वाई के अलोंग है, वाई डिस्प्लेसमेंट, जिसकी वजह से इसके अंदर एक्सेलरेशन क्रिएट हो गई है। एंड इसका एक्सेलरेशन इज गिवन बाय द फॉर्मूला क्यू ई ओवर एम। ये क्लियर है। अब देखिए अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड की लेंथ कितनी है, x, मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो x रीजन के अंदर है, तो उस केस में ये जो चार्ज पार्टिकल है बेटा यहाँ से यहाँ तक पहुंचा और फिर ये इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर आ गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रॉस करने के लिए कितना टाइम लिया इस चार्ज पार्टिकल ने, समझे, टाइम टेकन बाय द चार्ज पार्टिकल टू ट्रांसवर्स दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ गए, जो इलेक्ट्रिक फील्ड जिसकी लेंथ x है, तो इस x लेंथ के इलेक्ट्रिक फील्ड को ट्रांसवर्स करने के लिए, क्लियर करने के लिए, पार करने के लिए इस चार्ज पार्टिकल ने कितना टाइम लिया, वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो टाइम टेकन बाय द चार्ज पार्टिकल टू क्रॉस दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, और यू कैन से टू ट्रांसवर्स दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो क्या होगा, टाइम हमारे पास होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की लेंथ कितनी है, x, तो इसी को हम डिस्टेंस कंसिडर करेंगे, तो ये हमारे पास होगा x। और मैंने बताया था कि चार्ज पार्टिकल वो किस स्पीड से मूव कर रहा है, तो इट इज मूविंग विद स्पीड v। ये चीज क्लियर है। तो देखिए ये हमारे पास आ गया है टाइम, टाइम ऑफ द चार्ज पार्टिकल टू क्रॉस द इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस मच टाइम इज टेकन बाय द चार्ज पार्टिकल। अब देखिए y क्या है, डिस्प्लेसमेंट है इसकी चार्ज पार्टिकल की, इसके अलोंग ओ वाई के अलोंग, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक ओ एक्स, तो ये है डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस, ओ वाई के अलोंग जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितनी है, ये y, y is the displacement of the charge particle along this y axis। तो यहाँ से अगर हम इक्वेशन लिखें कौन सी, s is equal to ut plus half at स्क्वायर, ठीक है। तो s आपके पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट, दिस डिस्प्लेसमेंट इज अंडर द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये हम लिखेंगे, क्योंकि ये तो यहाँ पे तो चार्ज पार्टिकल आपका अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता तो विदाउट एनी फोर्स जाता, ठीक है, उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं होता। तो डिस्प्लेसमेंट हम कौन से कंसिडर कर रहे हैं, जो y एक्सिस के अलोंग है, तो इस s को हम क्या लिख सकते हैं, y। ये हो जाएगा, इनिशियल में आपका चार्ज पार्टिकल किसके ऊपर है, रेस्ट पे है, तो देखिए ये u इंटू टी कितना हो जाएगा, t कितना करो, u आपके पास 0 हो जाएगा, t भी ये पूरा मल्टीप्लीकेशन से ये टर्म 0 होगी, प्लस हाफ, a की वैल्यू अभी हमने निकाली थी कितनी है बेटा, q e ओवर m इंटू टी स्क्वायर। ये चीज क्लियर हुई। अब देखो यहाँ से हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ गई है, हमने कहीं पे कुछ गड़बड़ तो नहीं की है, क्यू ई टी स्क्वायर, यस, इस टी को हम चेंज कर सकते हैं इस फॉर्म में, एक्स बाई वी की फॉर्म में, तो इस टी को भी चेंज कर लेते हैं यहीं से, और ये आप हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स बाई वी का होल स्क्वायर। क्लियर, इसको अगर हम सोल्व करके लिखेंगे तो ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या आ जाएगी, ये हमारे पास आ जाएगा 1/2 क्यू ई बाई एम
x square by v square and this is equal to the displacement along OY. क्लियर? यहाँ से अगर हमें सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला x स्क्वायर को बनाना हो, समझिए x स्क्वायर को अगर सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बना लेंगे तो क्या होगा, ये जो डिनोमिनेटर में सारी चीजें हैं ये y के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगी एंड वी विल गेट 2mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये QE डिनोमिनेटर में आ जाएगा एंड यहाँ पे हमारे साथ क्या रहेगा y. अब देखिए बेटा 2 इंटीजर है, इसकी वैल्यू तो 2 ही रहनी है, m मतलब पार्टिकल का मास है वो भी कांस्टेंट रहना है, वेलोसिटी भी क्या है कांस्टेंट रहेगी, q जो है चार्ज जो है पार्टिकल के ऊपर वो भी कांस्टेंट रहना है और इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी भी कैसी है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इंटेंसिटी भी क्या रहेगी कांस्टेंट रहेगी. हाँ तो देखिए अब ये सारी चीज क्या है कांस्टेंट, ये सारी वैल्यू क्या है कांस्टेंट, तो कैन आई राइट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के वाई, क्या मैं लिख सकती हूँ, और के यहाँ पे हमारे पास क्या है एक कांस्टेंट है, किसी को कोई प्रॉब्लम, के यहाँ पे हमारे पास क्या है एक कांस्टेंट है और ये देखिए बेटा ये हमारे पास इक्वेशन जो ये वाली इक्वेशन है ये इक्वेशन होती है पैराबोला की, दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला. पैराबोला क्या होता है, देखिए कुछ ऐसे जैसे हमारा ये पाथ आया है ना, ये पैराबोला की इक्वेशन होती है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एम वाई. ठीक है, एम यहाँ पे आपके पास कुछ इस टर्म में हम पैराबोला की इक्वेशन लिखते हैं, तो ये एक्स स्क्वायर है, ये के की जगह एम है और ये वाई है, तो ये जो हमारी इक्वेशन है ये रिलेट कर रही है किसकी इक्वेशन से, पैराबोला की इक्वेशन से, तो वी आर सेइंग कि दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला. ठीक है, और हमें ये देखा भी है कि इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड जो चार्ज पार्टिकल है वो ओबी के अलोंग मूव कर रहा है, जो कि एक स्ट्रेट पाथ नहीं है, कैसा पाथ है, पैराबोलिक पाथ है. So this is the equation of a parabola, hence the motion of the charged particle inside the electric field is parabolic. कुछ ऐसे क्लियर है बेटा, स्ट्रेट नहीं है, ये पैराबोला की इक्वेशन है और पैराबोलिक ही पाथ है किसका, चार्ज पार्टिकल का इनसाइड द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. क्लियर बेटा, अगर आपसे पूछा जाए कि मोशन कैसा होता है चार्ज पार्टिकल का इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप बताओगे कि the charge particle moves in a parabolic path in uniform electric field. क्लियर, कोई डाउट तो नहीं, तो यही था. अब हमें क्या करना है, ये आपके पास बस यही था डेरिवेशन कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के वाई क्या था, रिजल्ट था. अब हमें इससे रिलेटेड 2-4 रिजल्ट्स हैं वो स्टडी करने हैं एंड देन ओवर. डेरिवेशन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं, समझ आ गई? यस, कोई भी दिक्कत हो किसी को? देखिए बहुत हार्डवर्क करके आप लोगों की क्लासेस अरेंज हो पा रही हैं, तो इसका थोड़ा सा मैं चाहती हूँ आप लोग कोऑपरेट करें हार्डवर्क में. एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के वाई. अब हमें इससे रिलेटेड 1-2 रिजल्ट स्टडी करने हैं और वो क्या है, ये रिजल्ट ये है बेटा कि ये जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है जिसके ऊपर चार्ज कितना है क्यू, सॉरी चार्ज है प्लस क्यू, ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, अगर ये रेस्ट पे होता, ठीक है, या तो ये रेस्ट पे होता या फिर मूव करता किसकी डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो इसके ऊपर कितना फोर्स लगता, ये फोर्स लगता. ठीक है, यही तो है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अगर ये मूव करेगा तो कितना फोर्स लगेगा, F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, यही फोर्स लगेगा. एंड हेंस पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड, एक्सेलरेशन क्रिएट हुई थी ना, कितनी एक्सेलरेशन थी, F इज इक्वल टू एम ए इज इक्वल टू क्यू ई किया था, तो कितनी एक्सेलरेशन क्रिएट होगी, QE by m. So result is if the charge particle is at rest or moving in the direction of electric field, in that case force on the charge particle is equal to the Q into E and our charge particle will be accelerated in the direction of E with an acceleration A is equal to QE by m. तो ये याद रखें कि जब अगर पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उसके ऊपर ये फोर्स लगेगा, उसका मोशन एक्सेलरेटेड मोशन होगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इस डायरेक्शन में ओ वाई के अलोंग, और कितना एक्सेलरेशन होगा, ए इज इक्वल टू क्यू ई बाई एम. सेकेंड रिजल्ट है, सेकेंड रिजल्ट ये है
कि अगर ये चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव ना करके कैसे मूव कर रहा होता, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा होता। समझिए, अगर उसका मोशन अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड होता, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव से नेगेटिव, लेकिन अगर वो उल्टा जाता, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाता, तो उसका मोशन एक्सेलरेटेड नहीं होता, उसका मोशन क्या होता कि उसके मोशन पे हम ये बोल सकते हैं कि उसका मोशन क्या होता, रिटार्डेड होता। समझ रहे हो, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज के है प्लस और ये प्लस की तरफ ही जा रहा है, तो रिपल्शन वहां पे क्रिएट होता, तो एक्सेलरेटेड मोशन ना होके उसका मोशन क्या हो जाता, रिटार्ड हो जाता। फोर्स कितना लगता, फोर्स लगता -q/e, क्योंकि ये आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके डायरेक्शन के ऑपोजिट जा रहा है। क्लियर है, तो फोर्स कितना लगता, -q/e। माइनस यहाँ पे क्यों है, बिकॉज जो चार्ज पार्टिकल का मोशन होता दैट इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ आ गया। इफ दिस चार्ज पार्टिकल इज गोइंग इन अ डायरेक्शन ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब प्लस की तरफ ये जाता, तो उस केस में इसका मोशन एक्सेलरेटेड नहीं रिटार्डेड होता। इसके ऊपर जो फोर्स लगता है वो कितना लगता है, F इज इक्वल टू -q/e। क्लियर है, यस, ओके। अब देखिए बेटा, बस हमारे पास हो ही गया है। थर्ड रिजल्ट है ये कि इफ द चार्ज पार्टिकल मूव्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर ये चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलरली मूव कर रहा है, देखिए कुछ ऐसे, ये हमारा परपेंडिकुलरली तो है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है पॉजिटिव टू नेगेटिव, और चार्ज पार्टिकल का मोशन देखिए ऐसे है, तो परपेंडिकुलर है, तो उस केस में इसका पाथ कैसा होगा, पैराबोलिक पाथ होगा। क्लियर, तो इफ द चार्ज पार्टिकल मूव्स perpendicular to the direction of electric field, it describes a parabolic path, जैसे हमारा इस केस में था, क्योंकि चार्ज पार्टिकल का मोशन क्या था, अलोंग OX था। ठीक है, इस v वेलोसिटी से वो OX के अलोंग जा रहा था, और OX क्या है बेटा, परपेंडिकुलर है इस इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो पार्टिकल का मोशन है वो कैसा है, पैराबोलिक पाथ के अलोंग है। क्लियर, तो ये यहाँ पे हमारा खत्म होता है आपका मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई डाउट है तो बता सकते हैं। यस टिंकू क्लियर है, श्रुति क्लियर है, आशीष, जितेन, कोमल, अनु, सबको क्लियर है, स्नेहा, स्नेहा आपको क्लियर हुआ ये टॉपिक। इसीलिए बोलती हूँ अगर घर जाके जो मैं यहाँ पे क्लास में करा रही हूँ अगर उसके ऊपर 5 मिनट भी देंगे तो कोई ज्यादा नहीं है, ये टॉपिक आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, माइंड में एक पिक्चर क्रिएट हो जाएगी बुक की, यस उस बुक पे लेफ्ट हैंड साइड में हमने ये टॉपिक स्टडी किया था। अमन आपको क्लियर है बेटा, ओके बेटा नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब हम मोशन का, चार्ज पार्टिकल का मोशन स्टडी करेंगे। अभी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किया था, अब किसके अंदर कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम, देखिए सेकेंड टॉपिक इज मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो चार्ज पार्टिकल का मोशन होगा वो हमें स्टडी करना है। तो देखिए
अब हमारे पास फील्ड होगा, वो कैसा होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। ये थोड़ा सा टिपिकल है, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। अब हम यहाँ पे क्या कंसिडर करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड कंसिडर करेंगे, जिसका इंटेंसिटी, और यू कैन से मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन जो होगा वो कितना होगा, बी। वी आर कंसिडरिंग ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को ही हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन इज बी। अब हम यहाँ पे क्या कंसिडर कर रहे हैं, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसके अंदर एक चार्ज पार्टिकल है, उसका मोशन है, चार्ज पार्टिकल का मास m है, उसके ऊपर चार्ज q है, वो इस फील्ड के अंदर v वेलोसिटी से क्या करेगा, मूव करेगा। अब हम क्या करेंगे, देखिए इसके डायग्राम को पहले बना लेते हैं। ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है विच इज इन द प्लेन ऑफ पेपर, इसकी डायरेक्शन है वो इनसाइड द प्लेन ऑफ द पेपर है। ये देखिए, ठीक है, ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है। इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन कैसे होती है, जैसे आप पेपर के ऊपर एक पेन से लिखते हो ना, तो जो पेन की डायरेक्शन, पेन और पॉइंट, ये जो पेपर है, पेन की जो डायरेक्शन होगी पेपर के ऊपर वही होगी इनसाइड द प्लेन, इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। क्लियर है ना, समझ गए कि सपोज आप एक पेन से लिख रहे हो पेपर के ऊपर, तो बिल्कुल सीधा रखना पड़ेगा पेन को, तो वो इनसाइड होगा, जो पेन की डायरेक्शन है पेपर के अंदर, वो जो निब है पेन की वो किसको शो कर रही है, इनसाइड द प्लेन, जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो। तो यहाँ पे इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर बेटा क्या होगा, सपोज एक पार्टिकल है हमारे पास जिसका मास m है, जिसके ऊपर चार्ज है q, वो एंटर करता है किस वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से। और यहाँ पे हम अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेते हैं। ये हमारे पास है O, ये हमारे पास है Y, ये हमारे पास देखिए, ये यहाँ से बना देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, दिस इज x, ये OX है, एंड ये समझ के हो गया, ये आपके पास क्या है, OZ है। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है आपके पास। इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक पार्टिकल है, वो एंटर करता है और v वेलोसिटी के साथ कुछ इस डायरेक्शन में, देखिए जो वेलोसिटी है वो क्या करेगी, कुछ एंगल बना रही है OX के साथ, ठीक है, जो वेलोसिटी है इट इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद OX, मतलब जो पार्टिकल है वो v वेलोसिटी के साथ इस डायरेक्शन में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। एंड देखिए उसकी जो वेलोसिटी है इट इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द OX। तो जहाँ पे भी ऐसा केस होगा तो उस केस में हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे वेलोसिटी इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द, मैं बोल सकती हूँ हॉरिजॉन्टल, OX के साथ थीटा एंगल बना रही है, तो यहाँ पे वेलोसिटी को हम दो कंपोनेंट्स में रिजोल्व कर सकते हैं। वन कंपोनेंट विल बी अलोंग OX जो होगा v cos थीटा, और दूसरा कंपोनेंट होगा ये इस OY के अलोंग जो होगा v sin थीटा। ये क्लियर है कि हमने क्या किया, वेलोसिटी v को दो कंपोनेंट्स में रिजोल्व कर दिया है, v cos थीटा, और इस v cos थीटा को मैं v1 लिख सकती हूँ, और दूसरा कंपोनेंट है v sin थीटा। इस v sin थीटा को मैं अभी कुछ टाइम के लिए अपनी डेरिवेशन में क्या लिखूंगी, v2। और ये दोनों क्या है, ये देखिए v cos थीटा तो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की ही डायरेक्शन में है, समझिए ये आपके पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो v cos थीटा वाला कंपोनेंट है इट इज अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड, एंड v sin थीटा जो है बेटा वेलोसिटी का ये वाला कंपोनेंट किसके अलोंग है, मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, v के कंपोनेंट्स एक किसके अलोंग है, एक आपका मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग है, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। तो मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग है सपोज ये वाला v1 कंपोनेंट, तो v और v1 और b, v1 और b दोनों क्या है, पैरेलल है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा। तो जब ये पार्टिकल
हॉरिजॉन्टल OX के अलोंग मूव करेगा तो क्या मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसके ऊपर कोई फोर्स लगेगा? नहीं, कोई भी फोर्स नहीं लगेगा. नो फोर्स विल बी अप्लाइड ऑन द पार्टिकल अलोंग इट्स मोशन विद OX. जब इसका मोशन OX के अलोंग होगा तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस पार्टिकल के ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा. क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है वो v cos थीटा है और वो किसके अलोंग है? इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के अलोंग ही है. टिंकू, आशीष, जितेन, अमन, आप लोगों को समझ आ रही है ये चीज? v cos थीटा इज इन द डायरेक्शन ऑफ b और v cos थीटा क्या है? एक कंपोनेंट है v का. तो जब पार्टिकल का मोशन होगा OX के अलोंग तो इसके ऊपर नो फोर्स, जीरो फोर्स, और आपका जो पार्टिकल है वो इजीली लीनियर मोशन में या OX के अलोंग उसका लीनियर मोशन हो सकता है. ठीक है, अब बात आती है यहाँ पे ये कंपोनेंट, ये v sin थीटा है, ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है b के साथ. तो यहाँ पे v और b, क्योंकि हमारे पास फोर्स क्या होता है? फोर्स होता है हमारे पास q v क्रॉस b, यही होता था ना q v b, और इसको हम क्या लिखते थे? F इज इक्वल टू q v b साइन थीटा. तो देखिए यहाँ पे Q क्या है? चार्ज पार्टिकल जो v वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है. तो v और b के बीच में यहाँ पे देखिए v साइन थीटा और मैग्नेटिक फील्ड जो कि OX के अलोंग है, दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री. तो साइन 90 कितना होगा? 1. तो F कितना लगेगा? QVB. मतलब जब आपका चार्ज पार्टिकल है वो उसका मोशन अगर OY के अलोंग होगा, इस वेलोसिटी कंपोनेंट मतलब इसकी वेलोसिटी अलोंग OY डायरेक्शन के अंदर है, तो इस केस में जो फोर्स लगेगा वो मैक्सिमम फोर्स लगेगा किसके ऊपर? जब आपके चार्ज पार्टिकल का मोशन है अलोंग परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड. ये समझ आ गया? ये फोर्स होगा वो कितना होगा? F इज इक्वल टू QVB होगा. आई होप ये समझ आ गया है सबको, क्लियर है? अब देखिए जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगा, ये जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है, फोर्स कौन सा फोर्स बेटा? मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो चार्ज पार्टिकल Q के ऊपर जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स की डायरेक्शन इज गिवन बाय राइट हैंड रूल. तो राइट हैंड रूल क्या कहता है कि जो ये फोर्स है ना, ये फोर्स, ये V और B, जिस प्लेन में V और B होंगे उस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी किसकी? फोर्स की. तो फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग V क्रॉस B. मतलब जिस प्लेन में V और B होंगे, चाहे XY प्लेन में है तो हमारा फोर्स क्या होगा? Z एक्सिस के अलोंग हो जाएगा. अगर ये ZY प्लेन में है तो फोर्स किसके अलोंग हो जाएगा? X के अलोंग हो जाएगा. समझ गए? तो फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग V क्रॉस B. ये चीज क्लियर है बेटा? अब देखिए जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है वो हमने निकाल ली. अब देखिए ये जो फोर्स है, ये वाला फोर्स जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लग रहा है, ये फोर्स परपेंडिकुलर है किसके? V के, V2 के. क्योंकि यहाँ से देखिए, यहाँ से परपेंडिकुलर है V2 के, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? V साइन थीटा जो लिखा है वो क्या आएगा? V2 साइन थीटा. ये V साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? V2 भी लिख सकते हैं. तो ये जो मैग्नेटिक फोर्स है वो परपेंडिकुलर है किसके? V2 के. तो ये क्या कर पाएगा? ये इस वेलोसिटी को तो चेंज नहीं कर पाएगा, लेकिन क्या करेगा? इस पार्टिकल के मोशन की जो डायरेक्शन है उसको क्या कर देगा? चेंज कर देगा. देखिए फिर से समझिए, जो फोर्स लग रहा है इसके ऊपर, इस v2 वेलोसिटी के ऊपर, जो पार्टिकल की वेलोसिटी है अलोंग OY, उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा, क्योंकि पार्टिकल अगर इस डायरेक्शन में जाएगा, OY के अलोंग जाएगा, तो इसके ऊपर फोर्स लगाएगा ये मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, और OX के अलोंग भी फोर्स लगाएगा, लेकिन OX के अलोंग फोर्स कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि V1 और जो ये मैग्नेटिक फील्ड है वो सेम डायरेक्शन में है, इसलिए कोई भी फोर्स नहीं लगेगा. लेकिन यहाँ पे देखिए V2 और B दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री. तो फोर्स लग रहा है चार्ज पार्टिकल के ऊपर कितना? QV2B. समझ रहे हैं? तो ये जो फोर्स है वो V2 वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को तो चेंज नहीं करेगा, कि पार्टिकल की जो वेलोसिटी है उसको चेंज नहीं कर पाएगा, बट ये क्या चेंज कर देगा? पार्टिकल का जो मोशन है उसको क्या कर देगा? चेंज कर देगा. ठीक है, और इस फोर्स की वजह से जो चार्ज पार्टिकल है वो सर्कुलर पाथ में मूव करेगा इन द मैग्नेटिक फील्ड. अब इसके पाथ को मैं बना रही हूँ, कैसा पाथ होगा वो आप थोड़ा सा ध्यान से देखें. वो जो पाथ होगा बेटा वो ऐसे होगा.
समझ रहे हैं, हेलिकल पाथ में। और ये क्यों है ये पाथ, इसका सर्कुलर पाथ क्यों है चार्ज पार्टिकल का? क्योंकि जो v वेलोसिटी, v2 वेलोसिटी और b जो है मैग्नेटिक फील्ड, दोनों ही परपेंडिकुलर है। थीटा हमारे पास 90 डिग्री है, साइन थीटा 91 होता है। तो इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो कि ओ वाई के अलोंग इसका मोशन है, v2 वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है, उस v2 वेलोसिटी के ऊपर ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या लगाएगा? फोर्स लगाएगा। फोर्स की वजह से जो v2 वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो चेंज नहीं होगा, बट इसकी डायरेक्शन विल चेंज। और इस फोर्स की वजह से जो पार्टिकल है उसका मोशन कैसा होगा? सर्कुलर पाथ के अंदर वो क्या करेगा? मूव करेगा। तो देखिए ये जो v2 है, v2 के ऊपर जो परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है उसकी वजह से इसका मोशन कैसा है? सर्कुलर। लेकिन सर्कुलर है तो ये चार्ज पार्टिकल यहीं पे मूव करता रहना चाहिए ऐसे। बात को समझ रहे हैं बेटा? इसको आगे नहीं मूव करना चाहिए। बात समझ गए मेरी? इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर v2 वेलोसिटी और b दोनों क्या है? परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लग रहा है उसकी वजह से इस चार्ज पार्टिकल का मोशन कैसा हो गया है? सर्कुलर। तो सर्कुलर मोशन हो गया है तो वो एक ही पॉइंट पे ऐसे सर्कुलेट करना चाहिए। रोटेशन ऐसे होने चाहिए उसके, ऐसे नहीं होने चाहिए ना। तो इसमें तो क्या हो रहा है? पाथ भी सर्कुलर है, सर्कुलर मोशन भी है और वो आगे आगे भी बढ़ रहा है। बात समझ रहे हैं? देखिए ओ वाई के अलोंग भी वो मोशन है उसका और ओ एक्स के अलोंग भी मोशन है। बात समझ गए? तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे आपके पार्टिकल का मोशन ओ वाई के अलोंग भी है और ओ एक्स के अलोंग भी है। देखिए पार्टिकल आगे आगे भी प्रोसीड कर रहा है अलोंग ओ एक्स, और ओ वाई के अलोंग भी है। तो ऐसा जो मोशन, जो सर्कुलर मोशन भी हो और आगे आगे लीनियर डिस्टेंस भी वो ट्रेवल कर रहा हो। ये आप लोगों को समझ आ रहा है? कोई कुछ एक्नॉलेज नहीं कर रहा है? क्लियर? हर पॉइंट क्लियर हो रहा है ना? तो देखिए ये जो पार्टिकल है इसका मोशन सर्कुलर भी है और सर्कुलर होके ये आगे आगे ओ एक्स के अलोंग लीनियर डिस्टेंस भी ट्रेवल करता जा रहा है। तो ऐसे मोशन को हम क्या कहेंगे? हेलिकल मोशन। तो अगर अब आपको समझ आ गया हो तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो चार्ज पार्टिकल का मोशन होता है वो कैसा होगा? हेलिकल मोशन होगा। वहां पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चार्ज पार्टिकल का मोशन कैसा था? पैराबोलिक। ये दो चीजें समझ आई? वहां पे पैराबोला की शेप में मूव करा था, यहाँ पे हेलिकल्स बन रहे हैं। देखिए ऐसे टर्न्स जो हमने वहां पे स्टडी किए थे सोलेनोइड के अंदर, तो वो भी एक हेलिकल ही था, हेलिक्स था आपके पास। तो ये मोशन भी, इस मोशन को हम क्या कहेंगे? हाँ, सोलेनोइड की तरह। तो ये भी कैसा मोशन है? हेलिकल मोशन है। और ये हेलिकल मोशन किसकी वजह से है? ड्यू टू द वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स v cos थीटा। तो क्या करेगा? v cos थीटा के ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है। जब पार्टिकल एक्स एक्सिस ओ एक्स के अलोंग मूव करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड का कोई फोर्स नहीं लग रहा है उसके ऊपर, तो वो सीधा जा सकता है। तो देखिए इसका मोशन v cos थीटा की वजह से किस में है? o x के अलोंग है, और v sin थीटा की वजह से o y के अलोंग है। देखिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। तो इन दोनों वेलोसिटी कंपोनेंट्स की वजह से इसका मोशन लीनियर भी है और सर्कुलर भी है। और ऐसे मोशन को हम क्या कहेंगे? हेलिकल मोशन कहेंगे। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं किसी को? अब यहीं पे हमें एक और डायग्राम स्टडी करना है। वो कैसे? देखो ये दोनों टॉपिक्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, फाइनल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और सितंबर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज थोड़ा ध्यान से देखें, बहुत अच्छे से करें इन दोनों टॉपिक्स को। देखिए ये हम क्या बना रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड बना रहे हैं। ये जो क्रॉस से बना लेते हैं, ये क्रॉस क्या शो कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो कर रहा है। और मैग्नेटिक फील्ड मैंने आपको क्या बताया था? इनसाइड द प्लेन ऑफ द पेपर। अब मैं आपको करवा रही हूँ कि जो ये फोर्स है ना, इस परपेंडिकुलर फोर्स की वजह से ये जो आपका पार्टिकल है इसका मोशन सर्कुलर क्यों है वो मैं आपको समझा रही हूँ। तो ये है मैग्नेटिक फील्ड। ये क्रॉस किसको शो कर रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड को। और जो कहाँ पे है? इनवर्ड है, ऐसे अंदर की तरफ, प्लेन के अंदर की तरफ। पेपर का प्लेन है तो पेपर के प्लेन के इनसाइड। जैसे आप पेन से जो लिख रहे हो ना, जिस डायरेक्शन में पॉइंट, पेन की पॉइंट
जो निब है वो पॉइंट कर रही है, वही होता है इनसाइड द प्लेन, ठीक है। अब इसमें देखिए बेटा, हम यहाँ पे 3-4 पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस कर कंसिडर कर लेते हैं। सपोज दिस इज पॉइंट ए, जैसे यहाँ पे है पार्टिकल आपका, यहाँ पे है, तो इसको तो ऐसे जाना चाहिए, ऐसे जाना चाहिए। लेकिन क्या होगा, सपोज ये v2 वेलोसिटी से यहाँ पे ये एक पॉइंट है ए, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। अब देखिए जो v2 वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है ये परपेंडिकुलर होगा किसके, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के। तो v2 अगर इस पार्टिकल पे ए पॉइंट पे इस डायरेक्शन में लग रहा है तो पार्टिकल को कुछ ऐसे जाना चाहिए। लेकिन जो फोर्स है वो क्या है, v2 और b के क्या है, परपेंडिकुलर है। बताया था ना कि जो मैग्नेटिक फोर्स है वो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड जिस प्लेन में है उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। तो इस पार्टिकल के ऊपर जो चार्ज पार्टिकल है जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, फोर्स जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। तो ये क्या करेगा, इसके लीनियर मोशन को किसमें चेंज कर देगा, सर्कुलर मोशन में। जैसे ये पार्टिकल यहाँ पहुंचेगा, देखिए ये इस पार्टिकल को जाना चाहिए ऐसे, लेकिन ये इसके फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है टुवर्ड्स द रेडियस, रेडियल फोर्स। तो ये कुछ इसका जो मोशन है वो स्ट्रेट ना होके ऐसे हो जाएगा। फिर हम एक पॉइंट लेते हैं सी, अगेन इस पार्टिकल को तो सीधे चले जाना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, लेकिन अगेन इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो परपेंडिकुलर लग रहा है किसके, जो इसकी वेलोसिटी है। देखिए वेलोसिटी इस टेंजेंट के अलोंग होगी, जैसे हमने वहां पे किया था ना 11th में, जो आपका रोड वाला बैंकिंग ऑफ रोड वाले क्वेश्चंस थे उस टाइप के। इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी पार्टिकल की, जो v2 वेलोसिटी होगी वो अलोंग द टेंजेंट होनी चाहिए। लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स, यस बेटा रिंकर राइट, सेंट्रीपिटल फोर्स का यहाँ पे रोल है। ये जो फोर्स है वो क्या कर रहा है, एक तरह से यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है इस चार्ज पार्टिकल को, जिसकी वजह से इसका मोशन लीनियर भी है और सर्कुलर भी है, समझ रहे हो। तो ये हर बार लीनियर मोशन में ना ट्रेवल करके इसका पाथ कैसा हो जाता है, सर्कुलर। अब देखिए जैसे ही ये डी पॉइंट पे पहुंचेगा तो अगेन इसको सीधे चले जाना चाहिए ऐसे स्ट्रेट v2, लेकिन ये फोर्स है ये टूवर्ड्स द सेंटर है, तो अगेन इसका पाथ कैसा हो गया है, सर्कुलर। ये ऐसे इसका मोशन होगा सर्कुलर। समझ आ गया बेटा। तो हर बार जो फोर्स की डायरेक्शन है वो कहाँ है, टूवर्ड्स द सेंटर है। और ये जो फोर्स है वो किसको प्रोवाइड, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है इस चार्ज पार्टिकल को, जिसकी वजह से इसका मोशन कैसा है, सर्कुलर है। अब सर्कुलर तो है लेकिन v cos थीटा की वजह से ये आगे OX के अलो मूव भी कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर, ये फोर्स किसकी वजह से है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स लग रहा है। तो ये फोर्स इस चार्ज पार्टिकल को क्या प्रोवाइड कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, कोई बताएंगे। हाँ mv²/r। तो ये चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स लग रहा है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, दैट फोर्स इज प्रोवाइडिंग द सेंट्रीपिटल फोर्स टू द चार्ज पार्टिकल q, जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा mv²/r। और देखिए यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो v1 कंपोनेंट के ऊपर तो लग ही नहीं रहा है, मतलब v cos थीटा के ऊपर तो फोर्स कितना है, 0 है। तो यहाँ पे जो हम वेलोसिटी लेंगे, कौन से वेलोसिटी कंपोनेंट पे फोर्स लग रहा है, v sin थीटा पे, और v sin थीटा को कहना है राइट v2। तो ये जो फोर्स होगा सेंट्रीपिटल फोर्स, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा mv²/r। ये समझ आ गया मैंने v2 क्यों लिखा है यहाँ पे, v क्यों नहीं लिखा है या v1 क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि v को हम दो कंपोनेंट्स में रिजोल्व कर चुके हैं। v cos थीटा पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, क्योंकि v cos थीटा और b दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में है। तो v cos थीटा पे मैग्नेटिक फील्ड की वजह से नो फोर्स, तो फोर्स लग रहा है वो किसके ऊपर लग रहा है, v2 पे लग रहा है, जो कि v sin थीटा है। तो ये हो गया। अब ये जो फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स, एक तो ये हो गया। अब जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लग रहा है इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर, वो कितना होगा बेटा, वो होगा हमारे पास, अभी हमने निकाला था फोर्स किसके इक्वल होगा, क्यू वी बी साइन थीटा, और साइन कितना, थीटा कितना था 90 डिग्री, तो ये आपके पास था क्यू वी बी। तो ये जो फोर्स होगा मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स लग रहा है वो कितना है, F = Q
V2 और ये होगा B। दोनों ही फोर्स चार्ज पार्टिकल पे लग रहे हैं, दोनों को इक्वेट कर सकते हो। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, ये मैं यहाँ से रब कर दूं इसको, तो देखिए कोई क्लास है क्या 12 बजे? तो यहाँ से आप दोनों को इक्वेट कर सकते हो, बी क्यू V2 एंड दिस इज इक्वल टू M V2 का स्क्वायर ओवर R। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे स्क्वायर है और यहाँ पे V2 है, तो ये आपके पास क्या बच गया है, यहाँ पे BQ एंड दिस इज इक्वल टू M V2 ओवर R। ये चीज क्लियर? अब यहाँ से थोड़ा सा ध्यान से देखिए, हम कई चीजें रीअरेंज करने वाले हैं। यहाँ से V2 अगर हम निकालना चाहे तो V2 क्या हो जाएगा, BQ इंटू आर, BQ इंटू आर और डिवाइडेड बाई M। ये हमारे पास V2 की वैल्यू आ गई। कोई डाउट? अब देखें यहाँ पे हमारे पास इस V2 को हम क्या लिख सकते हैं, V साइन थीटा लिख सकते हैं। यस, क्योंकि V साइन थीटा को हमने बोला था V2 और V कोस थीटा को हमने लिखा था V1। तो कैन आई राइट V2 एज V साइन थीटा? तो ये हमारे पास हो जाएगा V साइन थीटा एंड दिस इज इक्वल टू BQR ओवर M। क्लियर है बेटा? ये हमारे पास एक रिजल्ट आ गया, इसको भी बॉक्स में बंद कर दीजिए। अब देखिए पार्टिकल तो है वो क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, ठीक है, सर्कुलर मोशन में। तो रोटेशन की अगर हम बात करेंगे तो हम किसकी बात करेंगे, हम बात करेंगे एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा की, जो किसके इक्वल होती है, वी आर के इक्वल होती है। दैट मींस लीनियर वेलोसिटी और परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, v इज सॉरी सॉरी उल्टा लिख दिया है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है। ये होता है आपके पास v इक्वल टू आर ओमेगा, यही होता है ना। अब यहाँ से हम ओमेगा की वैल्यू क्या रख सकते हैं, ओमेगा को हम लिख सकते हैं v ओवर आर। क्लियर? और ये वेलोसिटी कौन सी है हमारे पास, v साइन थीटा। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं v साइन थीटा ओवर आर। कोई दिक्कत बेटा? कोई दिक्कत नहीं? अब देखिए तो यहाँ से हम याद रखिए, ओमेगा मतलब जो आपके पास एंगुलर वेलोसिटी है उसको सोल्व कर रहे हैं। v साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, ये है v साइन थीटा की वैल्यू बी क्यू आर ओवर एम। तो ये हो जाएगी बी क्यू आर ओवर एम और डिवाइडेड बाय आर। देखिए आर से आर कैंसिल हो गया है और हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी आ गई है कितनी, बी क्यू बाई एम। क्लियर बेटा? बी क्यू बाई एम वेलोसिटी आ गई हमारे पास। अब हमें ये बताना है कि ये तो एंगुलर वेलोसिटी है, समझ गए, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटेशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। ये कितनी, वो उसकी जो रोटेशन है उसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी है। अब हम एंगुलर वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, रोटेशन की बात कर रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी की भी बात करेंगे। ठीक है, कि किस फ्रीक्वेंसी के साथ, जो फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन है चार्ज पार्टिकल की मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, वो कितनी होगी। तो वो कैसे निकालेंगे, हमें पता है ओमेगा किसके इक्वल होता है, 2 पाई न्यू के इक्वल होता है, और न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ से अगर हम फ्रीक्वेंसी को सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बनाए तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, ओमेगा ओवर 2 पाई, यही होगी। ओमेगा की वैल्यू आपके पास है ये रही, तो आपके पास जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो कितनी आ जाएगी बेटा, ओमेगा, ओमेगा मतलब बी क्यू ओवर एम, तो ये आ जाएगा बी क्यू ओवर एम एंड ओमेगा ओवर 2 पाई। तो देखिए 2 पाई आपके पास डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन वो आ गई है बी क्यू ओवर 2 पाई एम। तो देखिए फ्रीक्वेंसी ये है, एंगुलर वेलोसिटी ये है। क्लियर? अब हमारे पास अगर हमने फ्रीक्वेंसी निकाल ली है तो हम क्या निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल क्या होता है, टाइम पीरियड। कि टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन कितना है चार्ज पार्टिकल का, तो वो क्या होगा, इन सबको रब कर देते हैं, इनके ऊपर न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। आज की जो वीडियो सेंड की थी न्यूमेरिकल्स की वो कर ली, द टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ द पार्टिकल, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, इन मैग्नेटिक फील्ड। तो टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड होता है रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी मींस 1 बाय न्यू।
तो ये न्यू है, इसका रेसिप्रोकल करोगे तो कितना आ जाएगा 2πm डिवाइडेड बाई बी क्यू। ये क्लियर है? तो ये हमारे पास आ गया है टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ द पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। तो हमने क्या क्या निकाला, एंगुलर वेलोसिटी निकाली, फ्रीक्वेंसी निकाली एंड टाइम पीरियड निकाला। ये चीज क्लियर है? तो देखिए टाइम पीरियड में कहीं पे भी वेलोसिटी डिपेंड नहीं करती है, तो टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल। ये जो टाइम पीरियड है रिवोल्यूशन का चार्ज पार्टिकल का, वो वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, जब क्वेश्चन आपके बन के आपके सामने आएगा तो आप समझ नहीं पाओगे कि हो क्या रहा है, और एक्चुअल में ये भी नहीं है कि आउट ऑफ सिलेबस है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए टाइम पीरियड कहीं से कहीं पे भी वेलोसिटी जो चार्ज पार्टिकल की है इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर उससे क्या है, इंडिपेंडेंट है। तो ये क्लियर है? तो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड दोनों ही क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी है v के। तो ये क्लियर है? अब देखिए हमें एक चीज समझनी है, पिच ऑफ। ये देखिए ये एक आपके पास यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है इसको हम क्या बोलते हैं, पिच। पिच ऑफ हेलिक्स, ये हमें समझना है कि पिच ऑफ द हेलिक्स क्या होता है। समझ गए ना? ये एक सर्कुलर पाथ है और ये दूसरा सर्कुलर पाथ है। दो सर्कुलर पाथ के बीच में जो लीनियर डिस्टेंस है उसको हम क्या कह रहे हैं, कि जो हेलिक्स बना है इस हेलिक्स का पिच कितना है। तो अब हमें समझना है कि पिच ऑफ द हेलिक्स क्या होता है। तो पिच ऑफ द हेलिक्स क्या होगा, लीनियर डिस्टेंस कवर्ड बाय द चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड इन वन रिवोल्यूशन, वही होगा। तो ये इस पिच को हम किससे दिखाएंगे, पिच ऑफ द हेलिक्स को इसको हम दिखाएंगे डी से, और ये कितना होगा वी डी इंटू टी, कि इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए स्पीड कितनी थी, टाइम पीरियड कितना था। तो ये देखिए यहाँ पे जो डिस्टेंस जो स्पीड आप लेंगे इसके अलोंग कौन सी स्पीड है, ये v cos थीटा वाली स्पीड है, ये v sin थीटा वाली स्पीड है। यहाँ पे ये v कौन सी ले, ये v cos थीटा लेंगे हम, क्योंकि ये लीनियर मोशन है, OX के अलोंग मोशन है, तो ये हम लेंगे v cos थीटा एंड टाइम, टाइम तो अभी आपने निकाला ही है, ये रहा। तो ये हो जाएगा टाइम आप लिख लेंगे 2πm ओवर बी क्यू। तो ये आपके पास आ गई है पिच ऑफ द हेलिक्स, दैट मीन्स जो लीनियर डिस्टेंस है, समझ रहे हैं, ये लीनियर डिस्टेंस है बेटा। दिस लीनियर डिस्टेंस इज कवर्ड बाय द चार्ज पार्टिकल इन द मैग्नेटिक फील्ड, क्लियर है, इन वन रिवोल्यूशन इज नोन एज पिच ऑफ द हेलिक्स। सो अगर क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज द पिच ऑफ हेलिक्स, तो देखिए मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, मैं यहाँ पे एक घंटे के अंदर अगर 2 टॉपिक करा रही हूँ तो उसका मतलब यही है कि आप लाइन टू लाइन बुक में भी स्टडी करें। ये सारी चीजें अगर एग्जाम में आएंगी और अगर आप नहीं कर पाते हो तो मतलब कोई मीनिंग नहीं है इस हार्ड वर्क का। क्लियर है? यहाँ से अब कुछ डिस्कशन करना है हमें। डिस्कशन क्या है कि ये चार्ज पार्टिकल का जो मोशन होगा, अगर ये रेस्ट पे होगा तो क्या होगा, अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा तो क्या होगा। तो देखिए फर्स्ट है कि चार्ज पार्टिकल अगर रेस्ट पे हो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, रेस्ट पे हो तो इसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि रेस्ट पे होगा तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। समझिए फोर्स कितना होता है, फोर्स होता है क्यू वी बी साइन थीटा। अगर पार्टिकल रेस्ट पे है, रेस्ट पे है मतलब v कितनी है, 0, तो v 0 होगा तो पार्टिकल के ऊपर फोर्स भी कितना लगेगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, 0। क्लियर है? अब ये बोल रहे हैं कि इफ चार्ज पार्टिकल इज मूविंग पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, देखिए चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है अलोंग OX, और पार्टिकल का मोशन भी अगर OX के अलोंग ही हो, या तो इस डायरेक्शन में हो या फिर इस डायरेक्शन में हो, दोनों ही OX के अलोंग है, तो थीटा कितना होगा, अगर इस डायरेक्शन में होगा तो थीटा कितना होगा 0 डिग्री, क्योंकि पार्टिकल की वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी इसी के अलोंग है, तो V और B दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री। और अगर पार्टिकल इस डायरेक्शन में है और बी इस डायरेक्शन में, तो थीटा कितना हो गया 180 डिग्री। तो दोनों ही केस में आपके पास साइन 0 भी कितना होता है 0, और साइन 180 भी कितना होता है 0, तो फोर्स कितना लगेगा चार्ज पार्टिकल पे 0। तो कर लोगे ये सारे डिस्कशन, आपकी बुक में गिवन है ये सारी चीजें। क्लियर है ना बेटा? ये आपके लास्ट में डिस्कशन में मिलेंगे, लास्ट में डेरिवेशन खत्म होने के बाद कुछ डिस्कशन मिलेगा,
कि अगर चार्ज पार्टिकल का मोशन हो ऐसे हो तो रिजल्ट क्या होगा, अगर ऐसे हो तो क्या होगा। एक रखा है कि इफ चार्ज पार्टिकल इज मूविंग परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड थी बी, और चार्ज पार्टिकल का मोशन ऐसे हो तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, मतलब मोशन अगर इस डायरेक्शन में हो मतलब वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी, तो दोनों के बीच एंगल कितना 90 डिग्री, और दोनों के बीच एंगल अगर 90 डिग्री है तो इस केस में जो चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगेगा वो कितना होगा, यहाँ से साइन 90 और साइन 91, तो ये कितना हो जाएगा QVB। इस केस में चार्ज पार्टिकल के ऊपर मैक्सिमम फोर्स लगेगा, और ये मैक्सिमम फोर्स किसकी वजह से है श्रुति, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से है, तो ये कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ठीक है। हेंस तो फोर्स जो लगेगा वो क्या होगा, मैक्सिमम फोर्स होगा, और ये फोर्स ही चार्ज पार्टिकल को क्या प्रोवाइड करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हो QVB इज इक्वल टू mv²/r, और रेडियस होगा वो कितना होगा mv, यहाँ से रेडियस अगर आप निकालना चाहें तो v से v कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा mv/qb, ठीक है बेटा। और देखिए यहाँ से एक चीज और आपको समझानी है, रेडियस कितना हो जाएगा mv/qb, क्या इस चीज को, ये देखिए इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ v/q/m इंटू b, लिख सकती हूँ एंड इज इक्वल टू r। आवाज नहीं आ रही क्या, आ रही है, हेमलता के पास आवाज नहीं जा रही है, आ रही है, सब बोल रहे हैं बेटा आ रही है। हेमलता एक बार दोबारा से इन हो जाओ, दोबारा से ज्वाइन कर लो एक बार लेफ्ट करके। तो देखिए ये Q/m में इसको लिख सकती हूँ, बिकॉज अल्टीमेटली m ने तो न्यूमरेटर में ही शिफ्ट होना है, तो यही रहेगा हमारे पास। लेकिन जो ये Q/m है ना बेटा, इसको हम बोलेंगे क्या, स्पेसिफिक चार्ज। Q/m रिप्रेजेंट्स स्पेसिफिक चार्ज ऑफ चार्ज पार्टिकल, कि चार्ज ओवर m का रेशो, मतलब जिस जो चार्ज है पार्टिकल का और उसका मास है, चार्ज ओवर m का जो रेशो है उसको हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ द पार्टिकल। ये याद रहेगा, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ द चार्ज पार्टिकल क्या होता है Q/m, कितना चार्ज है कितना मास है, इसको हम क्या कहेंगे Q/m को हम क्या कहेंगे, स्पेसिफिक चार्ज कहेंगे। तो देखिए ये सारी चीजें थी इसके बारे में, तो ये कर ले, एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। न्यूमेरिकल क्या है आपके पास, बस यहीं पे क्लास ओवर कर दूंगी, ये लास्ट न्यूमेरिकल है आपके पास। न्यूमेरिकल है ए बीम ऑफ आयंस विद वेलोसिटी, वेलोसिटी में दे रखी है 2 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड, एंटर्स नॉर्मली, नॉर्मली एंटर कर रही है इनटू ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जिसका मैग्नीट्यूड आपको दे रखा है 0.04 टेस्ला, ठीक है। ये इफ द स्पेसिफिक चार्ज, देखिए स्पेसिफिक चार्ज बोल रखा है, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ द आयन इज 5 × 10⁷ कूलम पर kg, तो आपको क्या करना है, रेडियस फाइंड आउट करना है, फाइंड द रेडियस। तो अभी हमने फॉर्मूला निकाला था, निकालेंगे आप लोग, ये क्या होगा, रेडियस कितना होगा, सिंपली हम क्या करेंगे, जो चार्ज पार्टिकल के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड में जो फोर्स लगेगा वो कितना होगा, नॉर्मली एंटर कर रहा है, तो नॉर्मली एंटर कर रहा है मतलब मैग्नेटिक फील्ड के नॉर्मल है, थीटा कितना है 90 डिग्री है, तो जब थीटा 90 डिग्री होगा तो फोर्स कितना लगेगा चार्ज पार्टिकल पे मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, ये फोर्स लगेगा, और यही फोर्स चार्ज पार्टिकल का मोशन कैसा करेगा, सर्कुलर, तो इसका मतलब उसको सेंट्रीपिटल फोर्स भी प्रोवाइड करेगा, कितना mv²/r के। तो यहाँ से आप r की वैल्यू निकाल सकते हो, v से v कैंसिल हो जाएगा, r की वैल्यू कितनी हो जाएगी mv/qb, बताया था मैंने, बस यहाँ से निकाल लीजिए। इस Q/m देखिए स्पेसिफिक चार्ज, स्पेसिफिक चार्ज मतलब Q/m की वैल्यू आपको गिवन है बेटा, कितनी, ये, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, इसको आप देखिए ऐसे लिख सकते हो इसको आप लिख सकते हो Q/m, क्लियर, और इसको आप लिख सकते हो b। तो देखिए जो स्पेसिफिक चार्ज लिखोगे ना वो न्यूमरेटर में नहीं लिखोगे, डिनोमिनेटर में लिखोगे, कि छोटी छोटी चीजें हैं जो बच्चों को परेशान करती है कि अब ये Q/m हम न्यूमरेटर में लिखें या डिनोमिनेटर में, क्योंकि m तो न्यूमरेटर में है और Q डिनोमिनेटर में है, तो ये सारी चीजों पे पजल नहीं होना है, ठीक है। v आपके पास कितना है, वेलोसिटी आपको गिवन है दिस मच 2 × 10⁵,
क्लियर। Q by m आपके पास डिनोमिनेटर में ही आ गया है, जिसकी वैल्यू स्पेसिफिक चार्ज बोला ना, तो स्पेसिफिक चार्ज मतलब Q by m, ये आपको गिवन है 5 × 10⁻7। और b कितना है 0.04 टेस्ला। क्लियर है, कोई डाउट? अमन आपको समझ आ रहा है? अमन आपको समझ आ रहा है? अमन नहीं है क्या? अब देखिए बेटा, एक टॉपिक और कराना है बस छोटा सा, लॉरेंज फोर्स, LORENTZ, लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज फोर्स क्या होता है कि जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है एक चार्ज पार्टिकल पे इन ए स्पेस वेयर बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट। समझिए कि एक चार्ज पार्टिकल है, वो किसी स्पेस के अंदर मूव कर रहा है, और इस स्पेस के अंदर इस चार्ज पार्टिकल पे दोनों फोर्स लग रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भी फोर्स लग रहे हैं और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी फोर्स लग रहा है। मतलब इस स्पेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी एग्जिस्ट कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो जब ऐसे स्पेस में जब कोई चार्ज पार्टिकल मूव करेगा, तो दिस चार्ज पार्टिकल इज एक्सपीरियंसिंग अ फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। तो वहां पे जो फोर्स उस चार्ज पार्टिकल पे लगेगा, उस फोर्स को हम क्या कहेंगे, लॉरेंज फोर्स। एंड समझिए, दिस लॉरेंज फोर्स इज कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लग रहा है प्लस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लग रहा है, उस फोर्स को हम क्या कह रहे हैं, लॉरेंज फोर्स कह रहे हैं। क्लियर है? तो द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए चार्ज पार्टिकल moving in a space where both electric and magnetic field exist is known as Lorentz force। अब देखिए, जो इलेक्ट्रिक, सपोज ये एक चार्ज पार्टिकल है, यहाँ पे इस चार्ज पार्टिकल पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे होगा, ये इस डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगेगा चार्ज पार्टिकल के, बताइए जल्दी कितना फोर्स लगेगा? फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। यस, रिंका, तमन्ना, श्रुति, कोमल, हाँ यस, स्नेहा, कितना फोर्स लगेगा बेटा? सुधा, इशू, Q इंटू ई। लेकिन कुछ लोगों ने ही बताया है, बाकी इशू कितना फोर्स लगेगा, कोमल कितना फोर्स लगेगा, सारे लिख दिया करो, Q इंटू ई, यही फोर्स लगेगा। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कितना फोर्स लगेगा? मैग्नेटिक फील्ड की वजह से अभी बताया था आपको, QVB, यही लगेगा ना। तो ये सारी चीजें देखिए अभी क्लियर हो रही है, लेकिन कुछ टाइम बाद कंफ्यूज होगे, बहुत ज्यादा कंफ्यूज होगे अगर इसको साथ साथ नहीं करोगे तो। यही फोर्स लगेगा। क्लियर? Q तो चार्ज पार्टिकल है और V क्रॉस B, जिस प्लेन में V और B होते हैं यही लिखते हैं ना, तो ये होगा QVB। याद रखिए, V और B दो वेक्टर क्वांटिटीज है जिनका क्रॉस प्रोडक्ट है। तो अब देखिए, जो लॉरेंज फोर्स है वो क्या है, या फिर ये लिखे कि ड्यू टू बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, जो टोटल फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज पार्टिकल इन दिस स्पेस, उसको हम लिख सकते हैं, टोटल फोर्स को F से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड दिस F इज सम ऑफ Fe प्लस Fm। क्लियर है? इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक की वजह से, तो ये हो जाएगा आपके पास QE बेटा, और ये हो जाएगा Q इंटू ये आपके पास V क्रॉस B। Q को कॉमन ले सकते हो, Q को हमने कॉमन ले लिया है, दिस इज E प्लस V क्रॉस B, यही होगा। तो बस ये आपके पास हो गया। ये इसी फोर्स को हम क्या कहेंगे, इसी फोर्स को हम क्या कह रहे हैं, लॉरेंज फोर्स बोल रहे हैं। तो ये जो टोटल फोर्स है चार्ज पार्टिकल के ऊपर इस स्पेस में लगेगा ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, दैट फोर्स इज नोन एज लॉरेंज फोर्स। एंड दिस लॉरेंज फोर्स इज गिवन एज F इज इक्वल टू Q इंटू E प्लस V क्रॉस B। ये लॉरेंज फोर्स है बेटा। क्लियर है? इसके भी एक दो स्पेशल रिजल्ट है। स्पेशल रिजल्ट फर्स्ट क्या है कि सपोज आपके पास V
ई और बी तीनों ही क्या हो, कोलिनियर हो, ठीक है, अलोंग द, ये बोल सकते हैं कि पैरेलल हो, उस केस में चार्ज पार्टिकल या तो पैरेलली मूव करेगा या फिर एंटी पैरेलल मूव करेगा इनके। तो उस केस में जो चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स वहां पे लगेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, Q इंटू ई, और एक आपके पास फोर्स होता है m इंटू ए, तो यहाँ से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी वो कितनी होगी, वो होगी आपके पास Q E बाई एम। तो ये छोटे छोटे केसेस है, इनको देख लेना। ओके बेटा, आज के लिए काफी है इतना, थैंक यू।